हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड जियांग के साथ होती है, जो कि अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है और कुछ लड़कियां उसे देखकर खुश हो रही होती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। काश मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो उस लड़की का ब्रदर कहने लगता है कि तुम जानती नहीं हो, ये मिस्टर जियांग है, जानती नहीं हो क्या इनके बारे में, ये लड़कियों से दूर रहते हैं, अगर तुमने उनका हाथ भी टच कर दी ना तो वो तो हाथ ही तोड़ देंगे। तभी हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड शाओ को, जो कि अभी विलेज से यहाँ आई होती है और वो भी जियांग को देखकर खुश हो जाती है कि यहाँ सिटी के लड़के तो कितने हैंडसम है। तभी अचानक से उसे पीछे से किसी का धक्का लगता है और उसके हाथ में जो कॉफी होती है वो सीधा उड़कर यहाँ जियांग के ऊपर गिरने जा रही होती है। तो शाओ जल्दी से उसे रोकने जाती है पर फिर भी वो बचा नहीं पाती और वो पूरी कॉफी यहाँ जियांग के कपड़े के ऊपर गिर जाती है। फिर वो ये देखकर शॉक होती है और तुरंत ही उसे सॉरी बोलकर कहने लगती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की और उसे तुरंत ही टिश्यू से क्लीन करने लग जाती है। एयरपोर्ट के बाहर खड़े सारे लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं और फिर तभी इतने में जैसे ही जियांग का फ्रेंड जो एयरपोर्ट से बाहर आता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से शाओ को दूर करते हुए उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी शेमलेस लड़की हो, मेरे फ्रेंड को ऐसे हाथ लगा रही हो। तो शाओ कहती है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी। तो यहाँ पर खड़ी जो भी लड़कियां होती है वो सब कहने लगती है कि झूठ मत बोलो, हमने भी देखा है कि कैसे तुम इस हैंडसम लड़की के पैर टच करी थी। ये सुनकर जो गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे फ्रेंड के पैर भी टच करी, वो उसे मारने जा रहा होता है, उसका हाथ पकड़ के रोक लेती और कहती कि देखो मुझसे फाइट करके तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो जो और गुस्सा होता है कि तुम मुझे कम समझ रही हो, वो उसे दोबारा मारने चाहता है। तो शाओ वापस उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि देखो मुझे मिसअंडरस्टूड मत करो, मैंने कुछ भी नहीं करी और तुम अगर मुझे मारने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें ही चोट लग जाएगी। तो फिर ये सुनकर जो कहता है कि अभी तक तो मैं बस वार्म अप कर रहा था, रुको अभी असली वाला मारता हूँ। फिर वो दोबारा उसे मारने जाता है और शाह उसका हाथ मोड़ देती है और यहाँ पर उसकी बेल्ट भी निकाल लेती है। तो ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो की पैंट ही नीचे गिर जाती है। फिर वो भी ये देखकर उसे सॉरी कहने लगती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं करी, मैंने बोली थी ना कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तभी यहाँ पर जियांग पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बुला रहा होता है कि यहाँ पर एक फीमेल गैंगस्टर है। तो ऑफिसर आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो फीमेल गैंगस्टर कौन है। तो जियांग का फ्रेंड जो और सारे लोग यहाँ पर शाओ के बारे में बताने लगते हैं कि यही वो लड़की है। तो शाओ कहती है कि ऑफिसर सभी को गलतफहमी हो गई है, मैं इन सब में इनोसेंट हूँ। वो फिर पूरी स्टोरी उन्हें सुनाती है और कसम भी खा रही होती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो ऑफिसर को भी उस पर यकीन आ जाता है और वो जियांग और जो दोनों से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है ये लड़की सच कह रही है, इसने जानबूझ के नहीं करी होगी। वो फिर जियांग से कहता है कि क्यों ना मिस्टर जियांग आप की सॉरी एक्सेप्ट कर लो और बदले में आपका जो सूट इसकी वजह से खराब हुआ है उसका कंपेंसेशन ले लो। तो शाओ भी मान जाती है कि हाँ मैं सॉरी बोलने को भी तैयार हूँ। वो सॉरी बोलकर पूछने लगती है कि तुम्हारा ये सूट कितने का है, मैं इसके पैसे दे दूंगी। तो फिर जियांग बताता है कि 88,000। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे स्कैम कर रहे हो, इतना महंगा सूट कैसे हो सकता है। तो फिर जो चिल्लाता है कि तुम मेरे फ्रेंड को स्कैमर बोल रही हो, तुम्हें पता भी ये कौन है, ये हुओ ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो ये तो इसके लिए नॉर्मल है ना कि ये इतने महंगे 88,000 वाले ही सूट पहनेगा। जियांग फिर ऑफिसर को बिल दिखाने लगता है कि उसने ये सूट अभी खरीदा हुआ है। फिर शाओ को मानना पड़ता है कि ठीक है मैं पैसे पे कर दूंगी। वो कहती है कि लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्यों ना मैं एक IOU लेटर लिख देती हूँ और मैं बाद में पैसे पे कर दूंगी धीरे धीरे। ये सुनकर जो कहता है कि अच्छा तो तुम पैसे दिए बिना भागना चाहती हो, हम तुम पर कैसे यकीन करें। तो शाओ कहती है कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ और वो अपनी ID कार्ड भी ऑफिसर को दिखाने लगती है कि मैं लोकल हूँ, मेरा घर यहीं पर ही है। तो ऑफिसर भी फिर जियांग को कहते हैं कि हाँ ये लड़की कोई फ्रॉड नहीं लगती है, तो क्यों ना आप इसे IOU लेटर लिखने दे दे, फिर जब इसके पास पैसे आ जाएंगे तो ये आप लोग को दे देगी। तो जो उसका ID ले लेता है और कहता है कि ठीक है फिर तुम ये ID मेरे पास ही रहने दो, जब तुम पैसे दोगी तभी तुम्हें ये मिलेगा। तो ऑफिसर कहते हैं कि लेकिन अगर आप इसकी ID ले लेंगे तो ये काम कैसे ढूंढेगी और फिर आप लोग को पैसे कैसे दे पाएगी। तो जो फिर भी नहीं मान रहा होता और कहता है कि ये इसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तब यहाँ पर जियांग कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी कंपनी के लिए काम कर लो, फिर तुम ऐसे काम करके पैसे भी पे कर पाओगी, पर वहां पर तुम काम के लिए टिक पाओगी कि नहीं ये तो तुम्हारी एबिलिटीज पे डिपेंड होगा। शाओ मन में सोचती है कि मैं 19 सालों से विलेज गई हुई थी स्किल्स मास्टर करने के लिए और अब मैं वापस आई हूँ तो मेरी ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे फ्री में काम करना पड़ेगा। शाओ मान जाती है कि ठीक है मैं काम कर लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरी जॉब पोजीशन क्या होगी। तो फिर कहता है कि तुम्हें क्या आता है। तो शाओ बताने लगती है कि मैं बचपन से विलेज में रही हूँ, कभी स्कूल नहीं गई। तो फिर वो पूछता है कि तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल स्किल है। तो शाओ अपनी तारीफें बता रही होती है कि उसे पत्थर तोड़ना आता है और सबसे स्पेशली तो फाइटिंग करना आता है।
जो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। फिर जियांग शाओ को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि कल सुबह ही फिर तुम मेरी कंपनी में काम के लिए पहुंच जाना। तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करोगी, लेकिन जॉब पे तुम टिक पाओगी कि नहीं अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर ये बोलकर जियांग अपने फ्रेंड जो के साथ जा रहा होता है। तो जो कह रहा होता है कि तुझे सच में इस लड़की पे बिलीव है। फिर सभी लोग चले जाते हैं और यार इस कार्ड को देख ही रही होती है, तभी इतने में वो उड़ जाता है। तो सोचती है कि चलो जाने दो, मैं 19 साल से अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ, तो सबसे पहले मुझे घर जाना चाहिए। फिर वो अपना घर ढूंढने के लिए निकलती है, पर उसे पता लगता है कि उसका घर यहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर पहले हुआ करता था, क्योंकि ये जगह पूरी चेंज हो चुकी है और उसका घर यहाँ पर जो था वो डिमोलिश हो चुका है। वो सोचती है कि मॉम डैड आखिर आप लोग कहाँ पर होंगे। वो सोचती है कि चलो जाने दो, अब मुझे कल कंपनी में काम भी करने जाना है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो आज रात के लिए झाड़ पे जाके सोएगी। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब यहाँ जियांग की कंपनी पहुंचती है तो सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में आकर कहने लगती है कि मैं आज से काम ज्वाइन कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट डे। तो वो लोग उसे देखकर कहते हैं कि अच्छा तो तुम क्लीनर होंगी, तो चलो अपना क्लीनिंग का काम चालू करो। शाओ पूछती है कि क्या तुम टीम लीडर हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूं। फिर दूसरा बंदा उसे बताने लगता है कि अरे ये बहुत ही अच्छा फाइटर है, एक बार में ये 3 स्ट्रॉन्ग मैन को हैंडल कर लेता है, तो यहाँ पर इसकी ही चलती है तो तुम्हें भी सुननी पड़ेगी। शाओ कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगी। तो फिर वो बंदा गुस्सा होता है और शाओ से फाइट करने लग जाता है और शाओ तो यहाँ इसे एक एक में बहुत तेज मार के दूर गिरा देती है। तो ये सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं और इसे कहती है कि देखा तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। तो फिर वो बंदा गुस्सा होता है और बाकी उसे कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। तो ये सब यहाँ शाओ को मारने आते हैं पर शाओ अपने मैजिक से इन्हें रोक देती है और इन्हें एक साथ गिरा देती है। तभी इतने में यहाँ पे टीम लीडर आया होता है और वो इन लोग को ऐसे गिरे हुए देखकर शॉक होता है और यहाँ पर ली कहता है कि टीम लीडर आप बिल्कुल टाइम पर आए हो, इस लड़की ने हम सभी को मारी है। तो टीम लीडर इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग इतने नाजुक हो जो एक लड़की से मार खा के गिरे हो। फिर वो यहाँ पर शाओ से पूछने लगते हैं कि तुमने इन सभी को क्यों मारी। तो शाओ कहती है कि इन लोग ने पहले मुझ पर हाथ उठाए थे। वो फिर टीम लीडर को बताने लगती है कि मैं यहाँ पर न्यू सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो ये टीम लीडर सोचता है कि लगता है इस लड़की को सबक सिखाना होगा। फिर वो उसे हैंडशेक करने के बहाने उसका हाथ दबाना चाह रहा होता है, पर उल्टा शाओ को तो कोई असर ही नहीं पड़ता और वो ही उसका हाथ दबा देती है। दूसरी तरफ जियांग का फ्रेंड जो उसके ऑफिस में होता है और वो उससे बता रहा होता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे फिर कॉल किए थे और वो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारी वो चाइल्डहुड वाली फियांसी अभी तक मिली नहीं। तो फिर जियांग बताता है कि मिली नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसे ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। तो जो कहता है कि इसका क्या मतलब है। जियांग कहता है कि आखिर वो बचपन में हुई एंगेजमेंट थी जिसे मैं नहीं मानता, और वैसे भी मैं किसी माउंटेन से आई हुई वाइल्ड गर्ल से शादी नहीं करने वाला और मेरा मैरिज मेरा डिसीजन है, मैं कोई अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। फिर इतने में जियांग को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लीडर की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि वो जो शाओ नाम की न्यू लड़की आई है उसने सभी से फाइट करके सभी को चोट पहुंचा दी है और सभी हॉस्पिटल में। जो ये सुनकर कहने लगता है कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो तो टॉप कुंफू एक्सपर्ट थे ना, तो आखिर उस छोटी सी लड़की ने उन सभी को कैसे हरा दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में बहुत बड़ी एक्सपर्ट होगी। जियांग कहता है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो फिर तो हमारे हाथ ट्रेजर लग गए। फिर कंपनी के एम्प्लॉयज शाओ को बाहर देखने जाते हैं और सभी बातें कर रहे होते हैं कि यही ब्यूटीफुल लड़की है जो हमारी कंपनी की न्यू सिक्योरिटी गार्ड है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक तो उसका नंबर भी लेना चाह रहा होता है तो दूसरा उसे कहता है कि सोचना भी मत, वो एक थप्पड़ लगाएगी ना तो तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। तो लीशा उसे कह रहा होता है कि हमारे कंपनी के मेल एम्प्लॉयज तो तुम्हें देख ही रहे, बल्कि फीमेल एम्प्लॉयज भी सिर्फ तुम्हें घूरे जा रही है। तो शाओ कहती है कि ठीक है तो हम जगह बदल लेते हैं। तो कहता है कि जगह बदलने से नहीं होगा, वो लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। तभी जो यहाँ पर आता है और वो शाओ से कहने लगता है कि हेलो फीमेल गैंगस्टर, कैसी हो, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम अपनी बात पूरी करोगी और यहाँ पर काम करने आ जाओगी। तो शाओ से उंगली दिखाती है तो कहता है कि याद रखो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और फिर वो अपने अंदर चले जाता है। ली शाओ से पूछता है कि मिस्टर शाओ तुम्हें फीमेल गैंगस्टर क्यों बोल रहे थे। तो शाओ बताती है कि मैंने गलती से उसके पैंट्स निकाल दी थी इसलिए। तो ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब जियांग यहाँ अपनी कंपनी में आने को कर रहा होता है तो शाओ से रोक लेती है और कहती है कि पहले अपना आईडी दिखाओ। फिर वो बताने लगता है कि वो डेस्क पर भूल गए। तो शाओ कहती है कि फिर तो अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो ली कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये हमारी कंपनी के बॉस है, तो ये अंदर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। शाओ कहती है कि नहीं, इन्होंने ही तो रूल बनाया है ना कि बिना आईडी के किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है, तो इन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जियांग मान जाता है और गुस्से में फिर यहाँ कॉल लगाकर अपनी आईडी मंगवाता है। तो ये फिर उसे अपने ऑफिस में आने मिलता है और फिर वो जो के सामने गुस्सा हो रहा होता है कि इस लड़की को तो मैं फायर ही कर दूंगा। तो जो कहता है कि उसने क्या ही गलत करी है, वो तो बस स्ट्रिक्टली कंपनी के रूल्स फॉलो कर रही है ना, तो तुम उसे ऐसे फायर नहीं कर सकते।
जियांग कहता है कि तुम मेरे साइड हो या दुश्मन के। तो जो कहता है कि देखो मैं सही के साइड हूँ और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है। देखो अपनी बात पूरी करते हुए यहाँ काम करने भी आ गई और कितनी ब्यूटीफुल भी है। क्या तुमने नोटिस नहीं करे जब वो कंपनी के बाहर खड़ी थी तो उसे तो तुमसे भी ज्यादा टेंशन मिल रहा था। तभी फिर लोग विंडो के बाहर देखते हैं कि नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है। एक लड़की यहाँ अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ आई है और वो माइक में जियांग को प्रपोज कर रही होती है और कह रही होती है कि वो उसे शादी कर ले। जो कहता है कि ये कौन सी फैमिली की लड़की है। तो जियांग बताने लगता है कि चेंग फैमिली की, काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ी है और मुझे परेशान कर रही है। तो जो कहता है कि एक काम कर, तो शाओ को बोल दे वो यहाँ से इन लोग को निकालने का काम करे, देखना वो कैसे हैंडल कर लेगी। तो जियांग कहता है कि हाँ तुम्हारी बातों में पॉइंट है, ऐसे मैं भी तो जानूं कि वो कितनी अच्छी फाइटर है। फिर वो तुरंत ही शाओ को कॉल करके उसे इन लोग को भगाने का ऑर्डर दे देता है। तो शाओ फिर अकेली उस लड़की को चिल्लाने चाहती है कि वो यहाँ ये सब फ्लावर्स बिखेर कर कंपनी के सामने सब हंगामे नहीं कर सकती, वो चाहे यहाँ से। तो वो लड़की चिल्लाती है कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आई है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझसे पंगे लेकर अच्छा नहीं होगा। तो शाओ कहती है कि मिस लगता है तुमने अपना चेहरा आईने में देख कर नहीं आई हो, जो हमारे सीईओ मिस्टर जियांग को परस्यू कर रही हो। लिन गुस्सा होती है और वो शाओ को मारने जाती है स्पीकर से। तो शाओ उसका स्पीकर ही मैजिक से तोड़ देती है और उसे भी दूर गिरा देती है। तो ये देखकर तो जो और जियांग भी देखते रह जाते हैं और जो कहता है कि लड़की तो बहुत ज्यादा केपेबल है। लिन फिर अपने सारे गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो इसे। तो फिर वो एक साथ यहाँ पर शाओ को मारने के लिए चले जाते हैं पर शाओ तो इजीली उन्हें हैंडल कर लेती है और सभी को मार मार के फेंक देती है। तो ये देखकर तो टीम लीडर भी शॉक रह जाता है कि ये क्या, ये तो इन सभी को फुटबॉल की तरफ फेंक रही है, ये सच में इंसान भी है कि नहीं। अपरली तो शाओ को अपनी बॉस से मान लेता है कि वो इतनी अच्छी फाइटर है। फिर लिन के गार्ड्स उसे उठाने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम अच्छा रहेगा कि हमें चलना चाहिए। तो वो यहाँ से जाते हुए शाओ से कहते हुए जाती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी। तो शाओ भी उसे चैलेंज करती है कि ठीक है, तुम्हें जब भी मुझसे रिवेंज लेना हो तो यहाँ पर आ जाना, मैं यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ। फिर लिन गुस्से में चली जाती है। जो ये सब देखते हुए कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही केपेबल है। पर यहाँ पर जियांग फिर शाओ की फिक्र कर रहा होता है कि वो लिन इतनी इजीली उसे छोड़ेगी नहीं, मुझे इसलिए शाओ को रिमाइंड करना होगा। अभी जो तो अपना खुश हो रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने एयरपोर्ट के बाहर शाओ से और भी ज्यादा फाइट नहीं किया था और मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी। फिर वो जियांग से कहता है कि वैसे मैं पहली बार तुझे किसी लड़की की इतनी फिक्र करते हुए देख रहा हूँ, क्या हुआ उसे ऐसे हीरो की तरह फाइट करते हुए देखकर तुम्हें वो पसंद आ गई। तो जियांग कहता है कि मैं बस उसे अपनी एम्प्लॉय होने के नाते उसकी फिक्र कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जो कहता है कि मैं नहीं मानने वाला, तो बस एक ओल्ड मैन है जिसे एक लिटिल गर्ल पे क्रश आ गया है। तो जियांग गुस्सा होने लग जाता है कि तुझे मेरे हाथों मार खाना है। तो जो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो तू गुस्सा मत हो, ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर शाओ के फैन बन जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम इतनी अच्छी फाइटर हो तो प्लीज हमें अपना स्टूडेंट बना लो। तो शाओ भी मान जाती है कि ठीक है, फाइटिंग ही तो सिखाना है ना, तो मैं तुम लोग की मास्टर बनने को तैयार हूँ। तो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर टीम लीडर शाओ को बताने लगता है कि मिस्टर जियांग ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। तो शाओ कहती है कि आखिर उसने क्यों बुलाया होगा। तो ली जल्दी से कहने लगता है कि पक्का वो तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहते होंगे, तुमने इतना अच्छा जो काम करी हो। तो शाओ खुश जाती है कि फिर तो ये गुड न्यूज़ है। वो फिर यहाँ जैसे यहाँ पर जियांग के ऑफिस में पहुंचती है तो अचानक से उसे ऐसे शर्टलेस देख लेती है और उसके ऐप देखती रह जाती है। तो जियांग कहता है कि क्या तुम्हारा देख कर हो गया। तो सॉरी बोलते हुए दरवाजा बंद करती है और सोचती है कि क्या फायदा इतनी अच्छी बॉडी का जो देखने नहीं मिल रही है। फिर जियांग उसे अंदर आने के लिए बोल देता है और वो पूछती है कि वैसे बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया था। तो वो बस सोच रहा होता है कि ये बस एक छोटी सी लड़की है, इतनी पतली सी भी है, तो इसके अंदर थोड़ी ना इतनी कोई स्किल्स होगी। तो शाओ पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी काइंडनेस को आप अपनी बॉडी के साथ रिप्ले करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि सच में एक फीमेल गैंगस्टर ही रहेगी। फिर वो उसे डांटने लग जाता है कि तुम्हें पता तुमने क्या करी हो, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हो, तुमने आखिर चैन फैमिली से क्यों पंगे ली, तुम्हें पता है वो लोग कितने पावरफुल है। तो शाओ कहती है कि बॉस आपने तो बोला था ना कि उनको मैं यहाँ से बाहर निकाल दूं। तो जियांग कहता है कि हाँ मैंने उन्हें बाहर निकालने बोला था, मारने नहीं। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, एक तो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हूँ और तुम मुझे यहाँ अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम तो कितने बुरे हो। तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें रिमाइंड कर रहा था कि वो चैन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या पता वो लोग अपने गार्ड्स को भेजकर तुम्हें गोनी में डालकर कहीं समंदर में फेंक दिए तो फिश का खाना बनाकर। शाओ कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मेरी फिक्र करो। तो कहता है कि किसने कहा कि मैं फिक्र करूं, मैं तो बस नहीं चाह रहा था कि तुम अगर मिस्टीरियसली ऐसे गायब हो गई तो पुलिस तो मेरी कंपनी आएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
तो मेरे लिए फालतू में कितनी ट्रबल हो जाएगी। तो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर वो चैन फैमिली मुझसे पंगे लेने आए ना तो मैं नहीं बल्कि उनकी बुरी हालत होगी और सफर तो वो करेंगे। चिरांगू से समझाने लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी कुंफू आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबसे ही निपट लोगी। तो शाह भी उसे डांटती है कि मैं किसी भी चीज से डरती नहीं हूँ, तो ठीक है मेरा काम हो गया तो मैं जा रही हूँ। शाह फिर बाहर आने के बाद ये सोच रही होती है कि वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, ये मेरी फिक्र कर रहा था इसलिए मुझे रिमाइंड करा रहा था, लेकिन वो चैन फैमिली अभी मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो अभी दो इम्पोर्टेंट काम है, पहला तो ये कि पैसे कमाकर अपना आईडी कार्ड वापस लेना और दूसरा ये कि जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को ढूंढना ताकि मैं अपने घर जा सकूं और अपनी फैमिली से मिल सकूं। लेकिन फिर वो अपसेट हो जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके तो मुझे सिर्फ 3500 मिल रहा है, ऐसे मैं 80,000 कब तक जमा करूंगी। पर फिर शाह को एक और काम का आइडिया आता है और वो सोचती है कि मैं फॉर्च्यून टेलिंग का स्टॉल खोल सकती हूँ। फिर यहाँ से जाने के बाद लेन अपने गार्ड्स लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग एक छोटी सी लड़की से हार गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि वो लड़की सच में बहुत ज्यादा स्किल वाली थी, उसे हम लोग नहीं फाइट कर सकते, लेकिन मिस्टर यू जरूर कर पाएंगे, वो तो इतने फेमस गैंगस्टर है। तो ये तुरंत ही फिर मिस्टर यू को कॉल लगाती है और कहने लगती है कि ब्रदर यू मेरी हेल्प करो, आपको एक लड़की को सबक सिखाना होगा और उसके मैं 1 मिलियन दूंगी। तो फिर वो बंदा उसका काम का ऑर्डर ले लेता है। फिर हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि अपनी फॉर्च्यून टेलिंग की स्टॉल खोलकर लोगों को बुला रही होती है। तभी दो अंकल उसके स्टॉल के पास आकर कहने लगते हैं कि लड़की तुम्हें एक प्रॉपर जॉब करनी चाहिए, ये क्या है यार लोगों को ठगने का काम कर रही हो और ऊपर से तुम सच भी बोलती हो कि क्या। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है और वो शाह से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए फॉर्च्यून टेलिंग करोगी और कितने पैसे लोगी। तो शाह कहती है कि तुम्हें जितने देने रहेंगे दे देना। फिर वो उसे बैठने बोलती है तो वो लड़की बताने लगती है कि मेरा भाई कल रात से गायब है, वो कल रात घर नहीं आया और मैं कितना उसे ढूंढ रही हूँ पर वो मिल नहीं रहा है और पुलिस ऑफिसर भी मेरा केस फाइल नहीं कर रहे कि इतनी जल्दी वो नहीं ढूंढेंगे। तो क्या तुम पता करके बता सकते हो कि वो कहाँ हो सकता है। तो शाह फिर अपने मैजिक से उसे पता करके बता देती है कि वो इंटरनेट कैफे में जाकर गेम खेल रहा है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ उसे वहां ढूंढ लो। तो फिर वो लड़की खुश जाती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि उसे गेम्स खेलना ही सबसे ज्यादा पसंद है। फिर वो बताती है कि लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 10 युआन है। तो शाह कहती है कि ठीक है इसे ही रख दो। फिर वो चली जाती है और यहाँ पर ये अंकल खुश हो जाते हैं कि लगता है ये लड़की तो सच में स्किल वाली है। फिर दूसरे अंकल भी बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी आज इंटरव्यू के लिए गई है, तो क्या तुम बता सकती हो कि वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाएगी कि नहीं। तो शाह फिर उन्हें पता करके बता देती है कि आप खुश हो जाओ, आपकी बेटी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है और अभी आपको कॉल आएगा। वो 3 तक काउंट करती है और अंकल को सच में अपनी बेटी का कॉल भी आ जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सही बताई, मेरी बेटी का इंटरव्यू पास हो गया। वो भी खुश होकर यहाँ पैसे रख देते हैं और फिर ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाती है शाह से अपना फॉर्च्यून टेलिंग करवाने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं कि एक रिच ओल्ड लेडी व्हील चेयर से आई होती है और वो अपने हाउसकीपर को यहीं पर ही व्हील चेयर रोकने बोलती है और वो शाह को ही देखे जा रही होती है कि लड़की बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। शाह यहाँ पर इतने सारे लोग का फॉर्च्यून टेलिंग तो कर रही होती है पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि इतने कम पैसे मिल रहे हैं, ऐसे चलता रहा तो वो 80,000 कैसे कलेक्ट कर पाएगी। और फिर ये ओल्ड लेडी शाह से पूछती है कि क्या तुम मेरा भी फॉर्च्यून बताओगी। तो शाह जैसे उन्हें देखती है तो वो पूरी उन्हें गोल्डन लाइट में नजर आ रही होती है। वो खुश जाती है और कहती है कि लेकिन आप इन सभी की तरह मुझे सिर्फ 5 और 10 युआन नहीं दे सकती, आपको ज्यादा देना होगा। तो लेडी पूछती है कि वो क्यों। तो शाह कहती है कि क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आपको देख कर ही पता लग रहा है, इसलिए आपको मुझे कम से कम एक रेड एनवेलप तो देना होगा। तो वो मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम एकदम सही फॉर्च्यून टेलिंग करोगी तो फिर मैं बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। शाह कहती है कि ठीक है फिर आप बताओ आपको क्या पूछना है। तो लेडी कहती है कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ ताकि मुझे तुम पर यकीन आए कि तुम सच्ची हो। तो शाह फिर उनका पूरा पास्ट पता लगा लेती है और उन्हें बताने लगती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। जब आप 16 की थी तब आपके मॉम डैड इस दुनिया से चले गए, उसके बाद आपकी 18 को शादी हो गई और 25 की एज में आपको एक बेटा हुआ और फिर उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करी जो कि इतना अच्छा चला कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिली और आप रिच हो गई। आपके बिजनेस की वर्थ अभी 100 मिलियन है और ऊपर से आपके 2 बेटे 2 बेटियां हैं और सभी अलग अलग फील्ड में माहिर है, कोई बिजनेस में और कोई गवर्नमेंट जॉब में। और आपका जो ग्रैंडसन है वो तो और भी आउटस्टैंडिंग है ना। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ काफी शौक होती है कि तुमने सब कुछ बिल्कुल सही बताई हो। वो पूछती है कि तुमने तो मेरा बर्थ डेट भी नहीं पूछी, तो सब चीजें इतनी सही कैसे कैलकुलेट कर ली। तो शाह कहती है कि उसकी जरूरत ही नहीं, मैं आप तो आपका फेस देखकर ही सब बता सकती हूँ।
तो ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही इम्प्रेसिव हो, मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी अब इतनी बड़ी मास्टर से मिली। ग्रैंडमा उसे फ्यूचर के बारे में बताने बोल रही होती है, तो शॉ कहती है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन मैं अभी सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में सभी के सामने नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं चलो अभी आपको एक गुड न्यूज़ सुना देती हूँ कि 3 दिन बाद आपकी फैमिली को 5 मिलियन मिलने वाले हैं अचानक से। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। तो फिर ग्रैंडमा उसे और स्पेसिफिक होने बोल रही होती है, तो शॉ बताती है कि वो आपके ग्रैंडसन के जरिए आएंगे। हाउसकीपर बताने लगता है कि हमारे फैमिली के जो यंग मास्टर है वो तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं फिक्स सैलरी के साथ, तो इतने सारे पैसे अचानक से कहाँ से ले आएंगे, कहीं तुमने मिस कैलकुलेट तो नहीं कर रही हो। तो शाह ने गुस्से में देखती है, तो हाउसकीपर भी डर जाता है कि ये लड़की का और ही डिफरेंट है। शाह बताती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, आप लोग को पेशेंट से इंतजार करना चाहिए, फिर पता लग जाएगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दो, ताकि फिर 3 दिन बाद जब तुम्हारी फॉर्च्यून टेलिंग सच्ची निकलेगी तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे खाने की ट्रीट देना चाहती हूँ। बस तुम्हें उस दिन फिर खाने के लिए आना होगा। तो शॉ कहती है कि जरूर, और फिर वो अपना नंबर लिख कर दे देती है और कहती है कि लेकिन डिनर अलग हुआ और आपको आज मेरे फॉर्च्यून टेलिंग की पेमेंट तो करनी होगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो तो ऑफ कोर्स है, और फिर वो हाउसकीपर को पेमेंट करने बोलती है, तो वो जितने भी पैसे होते हैं वो सब उसे दे देता है। तो शाह तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि आप तो आज की मेरी सबसे बड़ी कस्टमर है। फिर ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है, उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर शाह जब यहाँ अपने सारे पैसे काउंट कर रही होती है तभी इतने में यहाँ पर जियांग का फ्रेंड जो आ जाता है और उसे फॉर्च्यून टेलिंग करते हुए देखकर कहने लगता है कि तुम तो एक फीमेल गैंगस्टर थी, अब तुम इतनी बड़ी झूठी भी बन गई हो। तो शाह कहती है कि कौन है जो मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैला रहा है। फिर उसे देखकर वो कहती है कि तुम हर जगह क्यों पहुंच जाते हो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ। तो जो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम जो ये सब हरकतें कर रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी खुद की रेपुटेशन नहीं जाएगी बल्कि हमारी पूरी कंपनी की भी रेपुटेशन जाएगी। तो शॉ कहती है कि किसने कहा कि मैं फ्रॉड काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक लीगल बिजनेस कर रही हूँ, समझे। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानोगी ना, तो फिर अब मैं सभी के सामने तुम्हें पब्लिकली एक्सपोज करता हूँ। फिर वो सभी को बताने लग जाता है कि ये लड़की जो यहाँ बैठी हुई है ये कोई फॉर्च्यून टेलर मास्टर नहीं है, ये तो बस मेरी कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पर सभी के साथ फ्रॉड करने के लिए बैठी है, इसे कुछ नहीं आता है। तो आप सभी अपने पैसे ले लो और इससे फूल मत बनो। तो एक अंकल उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये लड़की इतनी बड़ी मास्टर है, उसने सभी का फॉर्च्यून बताई है और तुम यहाँ उसके बारे में रूमर फैलाओगे। सारे लोग यहाँ पर मिलकर जो को ही डांटने लगते हैं कि वो उल्टा शॉ के बारे में झूठी रूमर फैला रहा है। तो जो को तो शौक लग रहा होता है कि ये सभी इसे मास्टर बोल रहे। उसे कहता है कि तुम सच में फॉर्च्यून टेलिंग कर ले रही हो। तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कोई तुम्हारी तरह है, जिनके पास तुम्हारी तरह दिमाग नहीं है। तो उसको कहता है कि ठीक है, अभी मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के मूड में नहीं हूँ, अब तुम इतना ही अच्छा फॉर्च्यून टेलिंग करना जानती हो तो एक काम करो, तुम मेरा फॉर्च्यून बताओ, अगर तुमने सही बता दी तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, और लेकिन अगर तुमने गलत बताई तो फिर मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। शाह मान जाती है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या पता करवाना है। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरी मैरिज का फॉर्च्यून बताओ। तो शाह को फिर यहाँ पता लग जाता है कि इसे तो इसकी गर्लफ्रेंड 3 बंदों के साथ चीट कर रही है। ये जानकारी वो हंसने लग जाती है। तो जो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो। तो शाह कहती है कि देखो अब तुम जाओ, मुझे भी अपने घर जाना है। तो फिर कहता है कि तुम एक्सप्लेन करो इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, पहले बताओ। तो फिर वो उसके पैसे भी उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो ये पैसे मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तो शाह मान जाती है कि ठीक है बताती हूँ, असल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है, वो भी 1 बंदों के साथ नहीं 3 बंदों के साथ। ये सुनकर तो यहाँ पर खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम बस बकवास कर रही हो, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। शाह उसे तुरंत ही फिर बताने लगती है कि आज रात 9:30 बजे यूलैंड होटल में रूम नंबर 808 में पहुंच जाना, तुम्हें खुद ही देखने को मिल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ कि झूठ। तो जो कहता है कि ठीक है, फिर मैं होटल जाके पता करूंगा और अगर तुम झूठी निकली तो फिर देख लेना, अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर वो उसके पैसे रखकर चला जाता है। तो शाह से आवाज दे रही होती है कि कम से कम फॉर्च्यून टेलिंग के पैसे तो देकर जाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ फिर जियांग के ऑफिस में पहुंचता है और फिर वो जियांग के पास पहुंचकर रोने लग जाता है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो जो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट कर दी है। ये सुनकर जियांग कहता है कि ये कब हो गया, तुम तो हमेशा मुझे अपनी और उसकी लव स्टोरी सुनाते रहते थे, क्या तुमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिए। तो फिर बताता है कि नहीं। तो जियांग कहता है कि जब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उसने तुम्हें चीट करी। तो जो बताता है कि मुझे इस बारे में शाह ने बताई है। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाता है कि क्या शाह ने बताई है और तुमने उसकी बात पे बिलीव कर लिए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उससे आए हुए कुछ दिन ही हुए
आखिर वो तुम्हारे और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में क्या ही जान पाएगी। तो जो बताने लगता है कि अरे वो फॉर्च्यून टेलिंग करना चाहती है, और आज जब मैं उसके पास गया था तो उसने मेरा फॉर्च्यून बताई है। तो वो जियांग कहता है कि सच में तूने उसकी बोलने पर बस बिलीव कर लिया, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो जो कहता है कि अरे मैंने भी पहले बिलीव नहीं किया था, लेकिन उसने इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोली है और मुझसे शर्त भी लगा ली है कि मैं खुद 9:30 बजे आज होटल जाकर पता कर लूँ कि वो सच बोल रही है कि नहीं। जियांग कहता है कि फिर तो सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चल हम लोग साथ में होटल चलते हैं और देखते हैं कि वो सच बोल रही थी या फिर झूठ। और फिर जियांग और जो साथ में यहाँ होटल पहुँचते हैं और 9:30 बजते ही फिर वो उस रूम के अंदर जाता है देखने के लिए। फिर दूसरी ओर हम वो ईफू फैमिली की ग्रैंड माँ को देखते हैं, जो कि अपने हाउसकीपर के साथ मिलकर शाओ के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि तुम उस आज वाली फॉर्च्यून टेलर के बारे में क्या सोचते हो। तो फिर हाउसकीपर भी शाओ की तारीफ कर रहा होता है कि उसको देख कर ही ऐसा लगता है कि वो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट होगी, लेकिन इतनी यंग एज में एक मास्टर होना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। तो ग्रैंडमा भी कह रही होती कि हाँ मुझे भी वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि क्या सच में 3 दिन बाद उसने जो बोली है वो सच जाएगा। लेकिन आखिर मेरा ग्रैंडसन तो एक गवर्नमेंट जॉब करता है, और आखिर फिर वो इतने अचानक से इतने सारे पैसे कैसे कमा लेगा। अगर उसे एक बड़ा केस भी मिल गया और उससे रिवॉर्ड भी मिला तो भी वो 1 मिलियन से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई रिश्वत लेने वाला काम करने वाला हो। फिर यहाँ पर हाउसकीपर भी कहता है कि हाँ आपकी बात में मुझे पॉइंट लग रहा है। तो फिर ग्रैंडमा फिक्र कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम उसके ऊपर नजर रखो और पता करो कि हाँ इन दिनों क्या कर रहे हैं। फिर रात में देखते हैं कि शाओ अपनी कलीग ली के साथ यहाँ डिनर कर रही होती है और वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि सच में तुम कितनी अमेजिंग हो जो तुमने बस आज के एक ही दिन के अंदर ही 1000 कमा ली, इतनी तो मेरी हाफ मंथ सैलरी है। तो शाओ कहती है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे अभी जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर 80,000 जमा करने। तो ली कहता है कि बॉस एक काम करो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मुझे भी अर्जेंट नीड नहीं है और तुम्हारा काम तो बन जाएगा ना। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करने का सोचे उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर तभी इतने में यहाँ पर एक कार रुकती है और उसमें से वही गुंडे ग्रुप के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर सारे लोग डर रहे होते हैं और फिर जो गुंडों का मेन बॉस है वो बताने लगता है कि वो यहाँ पर शाह को ले जाने के लिए आया है। तो ली शाह से कहता है कि तुमने आखिर इन गुंडों ग्रुप से कैसे पंगा ले ली। शाह कहती है कि मैं नहीं जानती नहीं हूँ। तभी वो बंदा शाह से कह रहा होता है कि हमें पैसे मिले तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए, तो तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो फिर हम यहीं पर ही तुम्हारे पैर तोड़ेंगे। शाह कहती है कि चलो खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए मेरा अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। वो चलने के लिए मान जाती है और कहती है कि वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि अंकल का यहाँ बिजनेस खराब हो। तो ली कह रहा होता है कि ऐसे मत जाओ, क्या पता ये बंदा कितना खतरनाक होगा। तो शाओ कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इसे इजीली हैंडल कर लूंगी। शाओ उस गुंडे बॉस और उसके सारे गार्ड्स के साथ चली जाती है और ये लोग यहाँ पर शाओ के लिए विशेष कर रहे होते हैं कि वो बस सेफ हो। यहाँ पर शाओ फिर अकेले इन सारे गुंडों को हरा देती है। तो वो मेन बॉस तो देख के डर जाता है, फिर वो उसे डंडे से मारने आता है। तो शाओ उसे भी मैजिक से हरा देती है। तो फिर वो जल्दी से उसके सामने झुकते हुए हार मान लेता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कहती है कि तुम इतनी जल्दी डर गए। उसके सारे बंदे भी यहाँ पर शाओ से माफी मांगने के लिए नील डाउन करने लगते हैं और उसे मास्टर कह रहे होते हैं। तो शाओ कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो स्टूडेंट्स वो खराब हो, तो इसलिए तुम सभी अब कोई भी खराब काम नहीं करोगे। तो वो सभी मान लेते हैं कि वो लोग अब दोबारा से ऐसे गलत काम नहीं करेंगे और ये गैंगस्टर का ग्रुप भी नहीं चलाएंगे। शाओ उन लोग को धमकी देती है कि अगर तुम लोगों ने वापस कोई गलत काम किए तो फिर ये पत्थर देख रहे हो ना कैसे मैंने इसे तोड़ी, वैसे तुम लोग को भी खत्म कर दूंगी। तो सभी कसम खा रहे होते हैं कि वो लोग सच में उसकी बात सुनेंगे और कुछ गलत नहीं करेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ स्टॉल वाले बॉस को भी शाओ की फिक्र हो रही होती है और वो ली से कह रहा होता है कि वो लड़की अभी तक नहीं आई, आधा घंटा हो चुका है, वो सेफ भी होगी कि नहीं। फिर यहाँ के लोग भी कहने लगते हैं कि अरे पुलिस को कॉल करो। तो फिर ली जल्दी से पुलिस को कॉल करने जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर वही गुंडा शाओ को अपनी कार से लेकर पहुंचता है। तो ये सभी शौक होते हैं कि ये वही रूथलेस बंदा है जो कि शाओ के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। और फिर शाओ के कलीग भी खुश हो रहे होते हैं कि बॉस अच्छा हुआ आप वापस आ गई। फिर शाओ यहाँ अपना खाना खाने के लिए बैठती है और वो उस गैंगस्टर यू को कह देती है कि चलो अब मेरे बिल पे करो। तो फिर वो बहुत सारे पैसे दे देता है और शाओ के साथ साथ उसके सारे कलीग्स के लिए भी बिल भर देता है और शाओ से बहुत ही तमीज से कहता है कि मास्टर अब मैं चलता हूँ।
तो वो उसे गेट लॉस्ट बोल देती है। और फिर यहाँ पर शाओ के कलीग तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं कि आपने तो उस गुंडे को भी अपना चेला बना ली, सच में आप कितनी ज़्यादा महान हो। वो तो फिर उसे और रिस्पेक्ट देते हुए ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं। पर ये गैंगस्टर यू तो अभी भी नहीं बदला होता है और ये अपनी चेले के साथ डिस्कस करता है कि शाओ से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो उनसे तो हैंडल नहीं हो पाएगी। तो वो आइडिया देता है ये क्यों ना हमसे भी जो ज़्यादा पावरफुल गैंग है मिस्टर लियू की, हम क्यों ना ये काम उन्हें दिलवाए। तो फिर ये तुरंत ही लिन को कॉल लगाता है और लिन खुश हो रही होती है कि लगता है तुमने उस लड़की को सबक सिखा चुके होंगे। तो ये कहता है कि नहीं, वो तो उल्टा हमें चोट पहुंचा के चली गई है। तो लिन शॉक होती है कि तुम लोगों से एक लड़की नहीं हैंडल हो रही है। तो फिर लोग कहते हैं कि सच में ये बहुत मुश्किल काम है, तो क्यों ना तुम ये दूसरे गैंग लीडर मिस्टर लियू को दो, वो तो इतने अच्छे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, पक्का तुम्हारा रिवेंज ले लेंगे और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो ये गुस्से में फिर कॉल कट करती है और सोचती है कि ये लोग कितने यूजलेस हैं। फिर ये उस दूसरे गैंग के लीडर मिस्टर लियू को कॉल करके उसे ये काम दे देती है। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर अब आप गुड न्यूज़ का वेट करो, काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग के ऑफिस में जो बहुत ज़्यादा रोई जा रहा होता है। जैसे ही शाओ यहाँ पहुँचती है तो वो पूछने लगती है कि बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो जल्दी से जो से बात करने लगता है। तो शाओ कहती है कि क्या हुआ, मैंने जो बताई वो गलत निकला। तो वो रोते हुए कहता है कि नहीं, तुमने जो बताई वो सच निकला, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे सच में चीट करी, वो भी 3 बंदों के साथ। फिर वो उसके हाथ में उसकी फॉर्च्यून टेलिंग की फीस भी पकड़ाता है और कहता है कि अब मैं अपना रोना वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर शाओ कहती है कि अरे ऐसे रो मत, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वापस से एक फॉर्च्यून टेलिंग करती हूँ और तुम्हारी ट्रू लव के बारे में बताती हूँ कि वो तुम्हें कब मिलेगी। फिर वो उस लड़की के बारे में पता करके बताने लगती है कि वो लड़की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ब्यूटीफुल भी है और उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारी एक्स से भी ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारा जो फेवरेट फूड है टोफू, वो तो उससे भी ज़्यादा तुम्हें पसंद आने वाली है। तो जो और ज़्यादा खुश जाता है कि तुम्हें मेरा फेवरेट फूड भी पता है, तुम तो सच में बहुत ही अच्छी मास्टर हो, तुमने कितना अच्छा कैलकुलेशन करी हो। वो उसे बैठाता है और कहता है कि चलो अच्छे से बात करते हैं। वो उसे डिटेल में और उस लड़की के बारे में बताने बोल रहा होता है। तो शाओ फिर उसका हाथ पकड़ के और भी चीज़ पता कर रही होती है और ये देखते हुए जियांग जेलस होकर खांसने का नाटक करता है। तो शाओ कहती है कि मिस्टर जियांग, लगता है आप तो बीमार है। फिर तो लगता है पहले मुझे आपका ट्रीटमेंट करना होगा। वो अपने नीडल्स को निकालती है और कहती है कि मैं आपका नीडल से ट्रीटमेंट कर देती हूँ, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो तुरंत ही फिर उसकी टाई निकाल कर उसका हाथ बांध देती है और फिर उसके शर्ट के बटन्स खोलकर उसकी बॉडी देखकर भी खुश होने लग जाती है और फिर उसे नीडल लगा कर कहती है कि देखो अब तो आपका थ्रोट भी ठीक हो चुका है। तो जियांग गुस्से में कहता है कि आप खोलो मुझे। उसे ऐसे गुस्से में देखकर शाओ कहती है कि मैन को ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी ओल्ड और अगली हो जाएगा और फिर बॉस आपको कोई वाइफ नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि वैसे बॉस बताओ तो मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों गया। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी फॉर्च्यून टेलिंग करो और इसके पैसे मैं जो तुम्हारा मेरे ऊपर उधार है उसमें से काट लूंगा। तो शाओ तो और भी ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि फिर तो मैं जरूर करूंगी। पूछती है कि बताओ क्या मुझे आपकी मैरिज फॉर्च्यून टेलिंग करना है। तो जियांग तुरंत ही कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस ये बताओ कि एक हॉस्पिटल का हमारी कंपनी के ऊपर 7 मिलियन का कर्जा है और वो लोग हमारे पैसे रिटर्न करने के लिए मान ही रहे, तो तुम बस ये पता करके बता सकती हो कि हमारे पैसे कब मिलेंगे वापस। तो शॉ कहती है कि बॉस इसमें क्या फॉर्च्यून टेलिंग करने की जरूरत है, आप किसी को भेजो, आपको कैसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहता है कि ये सब बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मेरा मैनेजर कब से उनके पीछे लगा हुआ है पर वो लोग अपना उधार देने को तैयार नहीं है। शॉ कहती है कि आखिर ये कौन कंपनी है जो आपको परेशान कर रही है। तो जो बताने लगता है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उनके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत पुराना है और जियांग क्योंकि अब उनके साथ बिजनेस डील नहीं कर रहा है तो वो लोग पैसे देने को मान नहीं रहे। जियांग कहता है कि इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम पता करके बताओ कि हमें वो पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। तो शॉ कहती है कि ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो ये सुनकर जो कहता है कि तुम इतनी श्योर हो कि तुम बिना कैलकुलेट करे जान गई। तो शॉ कहती है कि अरे ये मैं खुद लाकर आपको दे सकती हूँ, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं। तो शॉ कहती है कि हाँ ये काम मेरे लिए एक चुटकियों का खेल है। तो फिर जियांग कहता है कि ठीक है, अगर तुमने सच में पैसे वापस ले आई तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पे पूरे 10,000 दूंगा। शॉ कहती है कि ठीक है फिर डील है। तो जो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं कि ये इतने इजी लोग नहीं है तो ऐसे मानेंगे नहीं, तो क्या तुमने कोई स्ट्रेटेजी सोची हो। तो शॉ कहती है कि नहीं मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। पहले मैं उनसे अच्छे से बात करके मांगूंगी, अगर सीधी बात से नहीं मानेंगे तो फिर मैं तो ये लोग पूछते हैं कि तो फिर तुम क्या करोगी। शॉ कहती है कि तुम लोग मुझे फीमेल गैंगस्टर बोलते हो ना, तो बस वही वाली हरकतें मैं दिखाऊंगी। ये सुनकर ये लोग शॉक हो रहे होते हैं और जियांग कहता है कि वैसे तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे।
तो शाह कहती है कि अरे तुम चुपचाप से मुझे अपनी कंपनी का अकाउंट दो, मैं तुरंत ही देखना तुम्हें कैसे वे पैसे निकलवा के देती हूँ। तो वो फिर उसे हॉस्पिटल की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और शाह फिर यहाँ से जाते हुए खुश हो रही होती है कि अब इतने सारे पैसे मुझे बोनस में मिलेंगे तो मैं जल्दी अपना उधार भर दूंगी। तब यहाँ पर जांग और जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या शाओ सच में पैसे निकलवा लेगी। फिर शाओ उसी हॉस्पिटल जाती है और उसी डायरेक्टर से मिलती है जिसने वो उधार लिया है और वो उसे बिल दिखाते हुए उसकी पेमेंट करने बोल रही होती है। तो ये देखकर तुरंत ही वो बहाना करने लगता है कि अरे हाँ मुझे मीटिंग के लिए जाना था तो तुम अब कभी और आना। तो कहती है कि अरे कितना छोटा सा तो काम है, आपको बस फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल देना है, बाकी फिर आप अपना मीटिंग के लिए जाओ और वो लोग से मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो फिर डॉक्टर से चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्यों, ये काम इतना ईजी थोड़ी ना है, थोड़े से पैसों की बात नहीं है, काफी मिलियंस की बात है। वो उसे यहाँ से निकलने के लिए बोल रहे होते हैं कि वो उसकी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहते। तो शॉ कहती है कि अगर अभी आपने पैसे पे नहीं करे ना तो इस रूम से आप वापस बाहर जा नहीं सकते। तो ये डॉक्टर चिल्लाने लगता है कि तुम क्या ही कर लोगी। तभी शॉ उसे थप्पड़ लगाती है और उसके मुंह से खून निकल आने लगता है। तो वो शॉ को जाता है कि तुमने मुझे मारी। शॉ जाकर उनकी सीट पे बैठ जाती है और कहती है कि आप मेरा टाइम मत वेस्ट करो, बुलाओ जिसको बुलाना है मुझसे फाइट करने के लिए, ताकि फिर मैं आप लोग से डील कर लूँ। तो फिर वो तुरंत ही कॉल लगाकर अपने उन गुंडों को बुलाते हैं और यहाँ पर फिर वही लास्ट टाइम वाले गुंडे होते हैं जो कि शाह को देखते के साथ ही अपनी डंडी फेंक देते और शाह भी फिर उन्हें देखकर स्माइल कर रही होती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग क्या मुझे मारने आए हो। तो जल्दी से वो मिस्टर यू कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं मास्टर, हम लोग आखिर आपको कैसे मार सकते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि अरे आप लोग कर क्या रहे हो, मारो इस लड़की को। तो फिर ये डॉक्टर को थप्पड़ लगाता है और चिल्लाता है कि तुम चुप ही बैठो, तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लियो, क्या तुम हमें भी मरवाना चाहते हो। फिर शाह कहती है कि देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर करवाओ, फिर मुझे यहाँ से जाना है। ये मिस्टर यू फिर डॉक्टर से कहता है कि आप बकवास मत करो और जल्दी से इसके पैसे इसे रिटर्न करो, नहीं तो फिर मैं ही तुम्हें मारूंगा। तो फिर वो डॉक्टर डर के मारे पूरे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और फिर मिस्टर यू कहता है कि अब तो आप खुश है ना मास्टर। शाह कहती है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम करे, देखो मेरा कहना मानो और ये सब फाइटिंग वगैरह मत करो, कुछ इलीगल बिजनेस करो, समझे। और फिर शाह उस डॉक्टर को भी समझा रही होती है कि ऐसे गलत काम करके पैसे जमा करके क्या फायदा है, क्या तुम्हें लोगों की जान बचाकर अच्छे काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, अब मैं बस लोगों की जान बचा के अच्छा काम करूंगा। शाह कहते हैं कि ठीक है फिर तुम सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं अब तुम लोग के खिलाफ ग्रज नहीं होल्ड करूंगी। और फिर वो इन लोग को बाय बोलकर चली जाती है और फिर ये मिस्टर यू यहाँ डॉक्टर को चिल्लाता है कि तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे मरा ही डाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग और जोया शाओ का इंतजार कर रहे होते हैं और जियांग तो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहने लगता है कि शाओ अभी तक आई नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वहां पर फाइट कर ली होगी और फिर उन लोगों ने पुलिस को बुला लिए होंगे। तो जो कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा ओवरथिंक क्यों कर रहे हो, वो बस पैसे तो लेने गई है, इसमें कौन सा कुछ गलत है। तभी इतने में फिर जियांग को कंपनी के एक एम्प्लॉय का कॉल आता है और वो बताता है कि उनके जो हॉस्पिटल के ऊपर पैसे उधार थे वो उन लोगों ने रिटर्न कर दिए। तो ये सुनकर जियांग और जो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो जियांग खुश होकर ऑर्डर देता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो और बोल दो कि शाओ को इस काम का बोनस मिले, वो भी पूरे 30,000 युआन, और वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। तो एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है बॉस, मैं अभी अरेंजमेंट करवाता हूँ। फिर जैसे कॉल कट होता है तो जो कहने लगता है कि सच में शाओ तो कितनी ज्यादा कमाल की है, ये हॉस्पिटल वाले किसी गुंडे के साथ मिले हुए थे और इसलिए पैसे देने के लिए मान ही रहे थे, पर इसने कैसे करवा ली, ये तो सच में बहुत ही कमाल की है, इसकी वजह से हमारे पैसे रिटर्न आ गए। सो कहता है कि सच में शाओ तो हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह है, उसकी वजह से हमारे पास तो कोई भी अवेलेबल चीजें नहीं आ सकती। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस बंदी के अंदर इतनी अच्छी मार्शल आर्ट का टैलेंट है, ऊपर से फॉर्च्यून टेलिंग भी करना जानती है, तो क्या वो हमारी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी लो वाली जॉब करेगी, वो भी हमेशा के लिए। तो जो कहता है कि लगता है तुम्हें फिक्र हो रही है कि वो अपना कर्जा पे करके जल्दी यहाँ से चली जाएगी। तो जियांग कहता है कि मैं उसे रोकना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई रीजन है हमारे पास उसे रोकने के लिए। तो जो कहता है कि ये तुझे मुझे पहले पूछना चाहिए था ना, मैं बताता। देख तेरे पास कितने अच्छे लुक्स है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तू इसका यूज करके उसे सेड्यूस करेगा ना तो वो पक्का मान जाएगी। तो जियांग उसे गुस्से में देखता है और कहता है कि तूने क्या बोला। तो जो डरने लगता है और फिर कहता है कि लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे कंसीडर तो करके देख। जियांग कुछ बोलने को चाहता है तो जो कहता है कि तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, मैं खुद जा रहा हूँ, और उसे बोलकर फिर भाग जाता है।
फिर दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जिनका हाउसकीपर उन्हें शाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बता रहा होता है कि उस लड़की का नाम शाओ है और वो अभी हुओ ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही है। और हमने ये भी पता करे कि वो अचानक से इस सिटी में अपीयर हो गई है। उसके ना यहाँ पर कोई फ्रेंड्स है ना कोई फैमिली मेंबर्स है। ये कितना अजीब है। और वो ये भी बताता है कि कैसे शाओ वो ग्रुप कंपनी में इतना अच्छे से काम कर रही है। लास्ट टाइम उसने चैन फैमिली की डॉटर से भी पंगा ले ली थी जो कि वो ग्रुप कंपनी के बॉस को चेस करने आई थी। उसने उससे भगा दी तो फिर उस लड़की ने उसे मारने के लिए बहुत सारे गुंडों को भी भेजी थी और शाओ ने उनसे भी अकेले निपट ली। और हाउसकीपर फिर ग्रैंडमा को ये भी बताता है कि उनके ग्रैंडसन के ऊपर भी जो उन्होंने नजर रखने बोली थी तो इस बारे में पता चला है कि हान ने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है। तो ये सुन के ग्रैंडमा कहती है कि लगता है फिर वो लॉटरी जीतने वाला है। फिर तो ये कितनी अनबिलीवेबल चीज होने वाली है। वो तुरंत ही हाउसकीपर से कहती है कि हान को कॉल करके उसे घर बुलाओ। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। और फिर हान पूछ रहा होता है कि ग्रैंडमा आप मुझे क्यों याद कर रही थी। तो फिर उसकी ग्रैंडमा बताने लगती है कि मैं तुम्हें फॉर्च्यून जीतने की खुशी में एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा मैं समझ गया, आप जरूर मुझसे रिवेंज लेना चाहती थी कि मैं फैमिली बिजनेस इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरा मजाक बना रही है ना। तो मैं ऑलरेडी अपने केस में परेशान हूँ जो कि मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है और आप कह रही है कि आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये सब मैटर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, देखना कल तुम्हें गुड न्यूज मिलने वाली है और तुम एक ही दिन में बहुत सारे पैसे जीतने वाले हो, वो भी पूरे 5 मिलियन की मनी। ये सुनकर कहता है कि ग्रैंडमा आपको तो बुखार भी नहीं है, फिर भी आखिर आप ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही है। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो कहता है कि फिर क्या ये मजाक नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि तुमने लॉटरी टिकट खरीदे हो ना, देखना कल ही तुम 5 मिलियन जीतने वाले हो। तो कहता है कि ग्रैंडमा आप भी ना कुछ भी सोचते रहती है, ये सब चीजें कहाँ ही होती है। मेरा एक और कलीग है जो अक्सर लॉटरी खरीदता रहता है पर आज तक उसने 500 युआन तक नहीं जीता। और आप कह रही है कि मैंने अब पहली बार लॉटरी की टिकट खरीदा हूँ तो मैं पहली बार में इतना ज्यादा पैसा जीत जाऊंगा। सच में ग्रैंडमा आप कुछ भी बोलती है। फिर वो शौक होता है कि वैसे आपको कैसे पता चला कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदा हूँ। फिर वो हाउसकीपर की तरफ देखता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आपने मेरा पीछा करने के लिए लोगों को लगाई। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम फॉर्च्यून जीतने वाले हो तो मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती थी। हान कहता है कि ग्रैंडमा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतनी ज्यादा श्योर कैसे हैं कि मैं कल लॉटरी जीतने ही वाला हूँ, वो भी 5 मिलियन की। तो ग्रैंडमा फिर बता देती है कि मुझे जल्दी एक मास्टर मिले और उन्होंने ही मुझे इस बारे में बताया कि तुम पूरे 5 मिलियन की लॉटरी जीतने वाले हो। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा, फिर वो शौक होता है कि वैसे आपको कैसे पता चला कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदा हूँ। फिर वो हाउसकीपर की तरफ देखता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आपने मेरा पीछा करने के लिए लोगों को लगाई। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम फॉर्च्यून जीतने वाले हो तो मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती थी। हान कहता है कि ग्रैंडमा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतनी ज़्यादा श्योर कैसे हैं कि मैं कल लॉटरी जीतने ही वाला हूँ, वो भी 5 मिलियन की। तो ग्रैंडमा फिर बता देती है कि मुझे जल्दी एक मास्टर मिले और उन्होंने ही मुझे इस बारे में बताया कि तुम पूरे 5 मिलियन की लॉटरी जीतने वाले हो। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा आप एक मास्टर की बातों में फूल बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप कुछ भी सोच रही हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि ठीक है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो हम लोग शर्त लगाते, अगर तुम कल लॉटरी नहीं जीते ना तो फिर मैं ही तुम्हें अपनी तरफ से 1 लाख युआन पॉकेट मनी के तौर पे दूंगी। तो वो खुश हो जाता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि लेकिन अगर तुम हार गए ना तो फिर तुम्हें ग्रैंडमा को एक अच्छे से खाने की ट्रीट देना होगा और मेरे साथ साथ उस मास्टर को भी। तो तुरंत ही हान डील कर लेता है कि अगर मैं सच में ग्रैंड प्राइज जीत गया ना तो मैं सिटी के पूरे बेस्ट होटल में आप लोग को डिनर करवाऊंगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि फिर तो वो हमारी फू फैमिली का ही होटल बना। तो इस पर हान कह रहा होता है कि ग्रैंडमा आखिर आउटसाइडर को अच्छी चीज़ें क्यों आप देना चाहती है, पहले तो हमें मिलनी चाहिए ना, ये आपने मुझे सिखाया। ग्रैंडमा फिर उसे समझाने लगती है कि कल तुम्हें याद से फिर लॉटरी चेक करना है, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं याद से चेक करूँगा। फिर नेक्स्ट डे वो लॉटरी का नंबर यहाँ चेक करने जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि क्या ग्रैंडमा ने सही बोली होंगी। तभी वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो तो सच में 5 मिलियन की लॉटरी जीत गया है। वो खुश होकर जल्दी से फिर ग्रैंडमा को इस बारे में बताने लगता है। ग्रैंडमा कहती है कि देखा मैंने बोली थी ना, वो मास्टर सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अब तुम अपना शर्त याद रखो और मुझे और उस मास्टर को खाने की ट्रीट दो। तो ठीक है, फिर अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और आज अपने काम से छुट्टी होने के बाद उस मास्टर को पिक करके डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचना होगा, ठीक है। मैंने तो VIP रूम बुक भी कर दी। तो फिर ये कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, आप मुझे उस मास्टर का एड्रेस सेंड कर दो।
तो ग्रैंडमा बताने लगती है कि वो मास्टर वो ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है। ये सुनकर हान शॉक हो जाता है। तो ग्रैंडमा बताने लगती है कि अरे वो अभी 20 ईयर की छोटी सी लड़की है, तो देखो तुम वहाँ जाओगे ना तो तुम्हें वो खुद ही दिख जाएगी, वो भी गेट के बाहर ही। ये सब सुनने के बाद हान शॉक हो जाता है कि ग्रैंडमा आप मुझे कहना चाहती है कि वो मास्टर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है और आप उसके लिए इतना अच्छा होटल, इतना अच्छा वीआईपी रूम, ये सब का अरेंजमेंट करवा रही है, और आप चाहती हैं कि मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को खुद पिक करने जाऊँ। क्या आप प्लीज़ इससे चेंज नहीं कर सकती? तो ग्रैंडमा कहती कि नहीं, तुम्हें ही लेने जाना पड़ेगा। और देखो तुम उस मिस शाओ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ठीक है, अब टाइम पर पहुंच जाना और लेट नहीं होना। तो इसे मान नहीं पड़ता है। फिर यहाँ हाउसकीपर ग्रैंडमा को कह रहा होता है कि मिस शाओ को पिक करने के लिए तो मैं ही चला जाता, आखिर आपने यंग मास्टर को ही क्यों इंसिस्ट करे कि वो पर्सनली उन्हें पिक करने जाए। तो ग्रैंडमा हंसकर कहने लगती है कि तुम समझोगे नहीं, आखिर मुझे वो लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि मैं उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। अगर उसकी और हान की मैरिज हो जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो फिर हाउसकीपर भी इस बात पे एग्री कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ का यहाँ पर ली बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उसे अपनी बॉस की तरह ट्रीट कर रहा होता है। तभी इतने में इसे ग्रैंडमा की कॉल आती है और ग्रैंडमा शाओ को बताने लगती है कि उनका ग्रैंडसन सच में 5 मिलियन जीत गया जैसा कि उसने बोली थी, और उसकी कही हुई बात पूरी हुई, इसलिए वो उसे डिनर की ट्रीट देना चाहती है। और ग्रैंडमा ये भी बताती है कि मैंने अपने ग्रैंडसन को तुम्हें पर्सनली पिक करने के लिए भेज दी हूँ, वो वहाँ पर आता ही होगा। फिर तभी यहाँ पर पुलिस की कार रुकती है और उसमें से हान यहाँ पर आ रहा होता है। तो ली ये देखकर शॉक होता है कि इंस्पेक्टर हान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शाओ फिर खुश होकर हान से कहने लगती है कि तुम यहाँ मुझे पिक करने आए होंगे ना। तो फिर वो उसके साथ जा रही होती है और ली तो ये देखकर सच में शॉक हो जाता है कि ये इसे लेकर जा रहा है। शाओ कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बस इसके साथ डिनर ट्रीट के लिए जा रही हूँ। और फिर वो उसके कार में बैठकर जब जा रही होती है तभी ज़ू और जियांग दोनों उसे देख लेते हैं और वो लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि वो आखिर पुलिस ऑफिसर की कार में बैठकर कैसे जा रही है, कहीं पुलिस उसे अरेस्ट तो नहीं कर रहा है। फिर जियांग शाओ को कॉल करके इस बारे में पूछने लगता है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तो बस ऑफिसर के साथ डिनर पे जा रही थी और तुम मेरी फिक्र मत करो। तो जियांग कहता है कि मैं थोड़ी ना तुम्हारी फिक्र करूँ और वो कॉल कट करता है। तभी जो इस बारे में जियांग को समझा रहा होता है कि देख लो अब कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, शाओ को पसंद करने वाले लोगों की लाइन लगती जा रही है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। फिर इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और शाओ यहाँ पर हान की ग्रैंडमा से मिलती है। तो ग्रैंडमा उससे मिलकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी हान कहता है कि ग्रैंडमा मैं चलता हूँ। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, चलो बैठो हमारे साथ। और फिर वो शाओ से अपने ग्रैंडसन के बारे में पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसा लगा। तो शाओ फिर हान की तारीफ करती है। फिर ग्रैंडमा ने यहाँ पर शाओ के लिए जो खाना मंगवाई होती है वो शाओ को बहुत पसंद आता है। और फिर डिनर के बाद ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो शाओ कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर हान मना कर रहा होता है कि तुम्हें क्या ही आता होगा। तो शाओ कहती है कि मुझे कम मत समझो, मैं ग्रैंडमा को सच में ट्रीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हान को कैसे भी करके चुप करा देती है और फिर ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है और उनके तो वो पैर ही ठीक कर देती है उन्हें नीडल्स की ट्रीटमेंट देकर। तो ग्रैंडमा तो फिर चल पा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फिर हान को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो शाओ से सॉरी कह रहा होता है कि उसने पहले उसे गलत समझा था, पर वो तो कितनी अच्छी निकली और ऊपर से सच में वो एक्सपर्ट है। वो उसे फिर अपनी तरफ से 3 मिलियन का कार्ड दे रहा होता है, जो कि शाओ लेने से मना करती है कि मैंने कोई पैसों के लिए थोड़ी ना ऐसा ट्रीटमेंट करी हूँ। तभी ग्रैंडमा इंसिस्ट करती है कि नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है। फिर ग्रैंडमा इंसिस्ट करने लगती है शाओ को, तो शाओ को फिर लेने के लिए मानना पड़ता है। इतने में उसके फ़ोन पर कॉल आ रही होती है, तो वो कहती है कि मैं पहले कॉल पर बात कर लेती हूँ। फिर उसे उसी गुंडे लीव का कॉल आया होता है, जो कि उसे बताने लगता है कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लिए और अगर वो उसे बचाना चाहती है तो वहाँ पर पहुँचे। तो शाओ से चिल्लाती है कि उसे कुछ करना मत, नहीं तो तुम्हारा हाल और बुरा होगा। फिर शाओ इन लोग को बताती है कि उसे ज़रूरी काम से जाना होगा और फिर वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि लगता है कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। फिर शाओ यहाँ उस वेयर हाउस में पहुँचने के बाद उस गुंडे से कह देती है कि वो उसके फ्रेंड को बाहर जाने दे, क्योंकि उसने उसके लिए उसे यहाँ पर कैद किया ना, तो वो यहाँ पे रहने को तैयार है। तो वो बंदा मान जाता है और ली को यहाँ से बाहर जाने दे देता है। शाओ कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ, तुम बस बाहर जाओ। तो वो उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है, पर उसे फिर भी शाओ की फिक्र हो रही होती है। तो वो एक डंडा उठाकर वापस से शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर जाना चाह रहा होता है, पर तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और उसे बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, हम लोग मिलकर शाओ को प्रोटेक्ट करेंगे।
और फिर शाओ तो इस मिस्टर लियू से निपटने के लिए बहुत ही इजीली तैयार होती है, पर तभी इतने में हान बंदूक लेकर पहुंच जाता है और उस गुंडे को डराने लगता है। शाओ कहती है कि तुम रहने दो, मैं इसे खुद देख लूंगी। और फिर जैसे ही ये मिस्टर लियू शाओ के ऊपर गोली चलाने करता है तो वो तो उस गोली को ही बहुत दूर फेंक दी थी, तो वो डर जाता है कि तुम आखिर क्या हो। वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई। तो शाओ फिर उसे किक करती है कि इतनी इजीली तो वो मानेगा नहीं। वो पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मुझे मारने के लिए। तो वो बता देता है कि वो चैन फैमिली की डॉटर लिन ने दी थी। फिर शाओ इस गुंडे को अच्छे से धमकी दे देती है कि वो दोबारा उसके साथ कुछ भी करने का सोचे भी ना। और फिर वो जैसी बाहर आती है तो उसका कलीग ली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर मेल मॉडल्स के साथ क्लब में होती है और तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर अटैक करने पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान जब यहाँ शाओ को कंपनी तक छोड़ने आया होता है तो वापस से जियांग और जो इन लोग को देख रहे होते हैं और शाओ और हान को हैंडशेक करता हुआ देखकर जियांग को जेलसी हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जियांग से मिलने के लिए उसके ग्रैंड पर पहुंचते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि उसने किस लड़की को सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा है। उसने चैन फैमिली की डॉटर लिन के ऊपर अटैक करवाई है और उसके पैर तोड़वा दी। तो कहता है कि अच्छी बात है ना, वो इसी के लायक है, वो मुझे परेशान कर रही थी काफ़ी दिनों से। फिर जियांग अपने ग्रैंडपा से शाओ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर देता है कि वो कितनी अच्छी मास्टर है। तो ग्रैंडपा काफ़ी शौक होते हैं कि एक छोटी सी लड़की, और लगता है तुम उसमें इंटरेस्टेड हो है ना। जियांग इस पर हाँ बोलता है तो ग्रैंडपा फिर भी नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि तुम भूल गए हो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी शादी फिक्स कर रखा हूँ। जियांग कहता है कि ग्रैंडपा मैं उस बचपन की एंगेजमेंट को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैंने तो उस लड़की को देखा भी नहीं हूँ और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, तो शादी करना तो दूर की बात है। तो उसके ग्रैंडपा उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट उसे दिए थे। तो फिर वो बताता है कि मैंने उसे फेंक चुका हूँ। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और यहाँ पर फिर जियांग शाओ की तारीफ कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि फिर तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कौन लड़की है जिसने तुम पर जादू कर दिए। फिर हम देखते हैं कि शाओ को हान की मदद से अपनी रियल फैमिली मिल जाती है और वो जब अपनी मॉम से मिलने जाती है तो उसकी मॉम तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनकी खोई हुई बेटी फाइनली उन्हें मिल गई। फिर शाओ अपनी मॉम और सिस्टर के साथ यहाँ खाना खाने बैठती है और वो अपनी सिस्टर को कह रही होती है कि अब से उसे कोई भी पार्ट टाइम जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके लिए पैसे कमाएगी और उसकी पढ़ाई लिखाई और घर का भी ध्यान खुद ही रख लेगी। तो उसके मॉम और सिस्टर काफ़ी खुश होते हैं कि वो तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। पर मॉम और सिस्टर मिलकर शाओ को उसके डैड के बारे में नहीं बताते हैं। दूसरी ओर फिर शाओ को जियांग के ग्रैंडपा की तरफ से बुलावा आता है तो वो उनसे मिलने जाती है और ग्रैंडपा बस उसका टेस्ट ले रहे होते हैं कि ये कितनी चालाक लड़की है। वो उसके साथ चेस गेम भी खेलते हैं और फिर तभी अचानक से ग्रैंडपा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो शाओ यहाँ पर भी जियांग को बता रही होती है कि वो उसके ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट कर देगी। तो यहाँ पर जियांग को यकीन नहीं आ रहा होता है, पर शाओ सच में ग्रैंडपा को ठीक कर देती है, वो भी वैसे ही नीडल ट्रीटमेंट के साथ जैसा उसने पहले भी करी थी। तो ग्रैंडपा उसे पहचान लेते हैं कि तुम वही बच्ची हो ना जिसके साथ मैंने अपने ग्रैंडसन की शादी तय किया था। वो उसे पहचान लेते हैं और शाओ को भी याद आ जाता है। वो उसे बताने लगते हैं कि मेरा ग्रैंडसन तुम्हें कैसा लगा, मैंने इसकी और तुम्हारी एंगेजमेंट इतने सालों से तय किया था। ये सुनने के बाद शाओ और जियांग दोनों ही शौक होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की फियांसी है। फिर तो यहाँ पर जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो शाओ से कह देता है कि अब वो उससे अलग नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी शादी अब होके रहेगी। फिर शाओ को यहाँ पर दोनों गुंडों की तरफ से कुछ ना कुछ बताने के लिए कॉल आया होता है। तो फिर इस बारे में जियांग शाओ से पूछ रहा होता है कि वो दोनों गैंगस्टर तुम्हारी इतनी क्यों सुन रहे। शाओ कहती है कि तुम्हें जानना है तो फिर मुझे किस करो। ये सुन के जियांग कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ग्रैंडपा भी यहीं पर ही बैठे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं सुना और मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, और वो बाहर चले जाते हैं। और फिर जियांग यहाँ पर शाओ को किस करने के लिए मान जाता है और फिर उससे पूछता है कि उसे कैसे टाइप का मैन पसंद है। तो शाओ अपनी पसंद उसे बता रही होती है और जियांग उससे बस ये कह रहा होता है कि अब उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। शाओ फिर उन दोनों गैंगस्टर की मदद से उस आदमी के बारे में पता लगाती है जिसने उसके डैड के ऊपर इल्जाम लगाकर उन्हें जेल पहुंचा दिया था, और फिर वो अपने डैड का नेम क्लियर करवा के उन्हें जेल से बाहर निकलवा लेती है। और फिर शाओ अपनी पूरी फैमिली से रियूनाइट होकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर भी करने गए होते हैं और तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और फिर शाओ और जियांग दोनों बता देते हैं कि वो लोग असल में फियांसी है और उन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में तय हुई थी। वो पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे जब वो विलेज में थी तो उसके मास्टर ने जियांग के ग्रैंडपा के साथ मिलकर उन दोनों की शादी तय कर दी थी। पर तभी यहाँ शाओ के मॉम डैड को खुश करने के लिए हान भी पहुंच जाता है और कहता है कि वो भी इस रेस में और शाओ से शादी करने के ऑप्शन में वो भी है। तभी इतने में यहाँ पर एक और बंदा आया होता है जो कि शाओ की सारी चीजें देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और वो भी उसे परस्यू करने आया होता है। तो हान और जियांग दोनों कह देते हैं कि हमारे बाद तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। तो शाओ तो इन तीनों लड़कों के बीच में फंस जाती है कि वो किसे चुनेगी। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है।